हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, मिस्टेक टू अवॉइड इन द नाटा एग्जाम। आपके बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके होंगे, कोई सेकंड अटेम्प्ट दे रहा होगा और देने वाला होगा, या फिर आने वाले में थर्ड अटेम्प्ट भी आप में से कोई दे रहा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बेस्ट ऑफ 2 में से आपके मार्क्स आएंगे। तो जो अब आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उसमें फर्स्ट में आपने बहुत सारी, जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा या उसे अटेम्प्ट किया होगा, तो आपने बहुत सारी चीजों को रियलाइज किया होगा। बहुत अच्छी चीज होती है जब आप उस चीज को रियलाइज कर पाते हो कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं और जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तभी हमारे दिमाग में ये सब चीजें आती हैं और रियलाइज होता है आफ्टर द एग्जाम। तो उससे बचने के लिए कि हम एग्जाम के बाद हम रियलाइज करें यार ये नहीं करना था, तो उससे पहले अगर हम अपनी मिस्टेक्स को समझ लेते हैं तो हम पेपर को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो, आज हम लोग उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपके जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है वो बेस्ट जाना चाहिए। तो क्या क्या नहीं करना है और जो नहीं करना है उसको कैसे ठीक करना है, यही आज के वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज हम लोग जो फर्स्ट है, सबसे पहले तो आपको, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है तो उनको तो पता होगा कि हमारा जो पेपर है, पेपर फॉर्मेट है। तो आपको सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ 90 मिनट्स होते हैं। 90 मिनट्स में आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 80 मार्क्स में से आपका 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस में से 25, 25 और 30, ये 30, 25, 25 एंड 30, तो इनमें से क्या हम बेस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लान करना है कि अब कंपोजिशन वाला आपका पार्ट बहुत अच्छा है, या आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें 70% तक तो बिल्कुल करेक्ट करके आता हूँ, ठीक है, या मैं करके आती हूँ 70% मेरा करेक्ट है, उसको 100% करने की कोशिश करिए। मतलब इन तीनों क्वेश्चंस में से आपका, जिसमें आपको लगता है कि मेरा 70% तो उसमें जाता है, तो उसमें से आप अपने बेस्ट 2 बहुत अच्छे कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाए। थर्ड नंबर का आपका 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, आपको 3D कंपोजिशन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये भी फिजिकल आपको करना होता है। कई बार कोई जो भी एग्जामिनर आपके फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा है, अगर उसने अच्छे से स्कैन नहीं किया तो ये थोड़ा सा डर रहता है इस वाले एग्जाम में कि अच्छे से उसने फोटो क्लिक की है कि नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होगा ना कि फोटोग्राफ्स कैसे क्लिक करनी है, या आप उसे बता सकते हो कैसे, क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस्ट 2 पे प्रैक्टिस करना है हमें, कंपोजिशन एंड कलर, स्केचिंग एंड कंपोजिशन, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तब भी आपको लगता है कि नहीं, मतलब आपको अभी इसका, आपको लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा है, बट हम लोगों ने पूरा 100% अपने एफर्ट्स दिए हैं कि आप इस थर्ड क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ जाओ। और बाकी जो से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि मैम कैसे करना था, कैसे करना था, तो ये भी आपके लास्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो अभी आपका जो काम है, आपने देख लिया होगा, आपके लास्ट उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, किसमें मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। और जो आपको लगता है जो मेरा 50% है, उस पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और आपको लगता है जो मेरा थोड़ा ज्यादा ही वीक चल रहा है, तो उस पे भी टाइम मैनेजमेंट करना है। अब कैसे करना है और क्या नहीं करना है एग्जाम में, उससे रिलेटेड आज हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, देयर आर 10 कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड ड्यूरिंग इन द एग्जाम। मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको क्या क्या नहीं करना है, उस टाइम को लेकर इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं पहले आप उसे रीड करिए, बहुत ध्यान से रीड कर लिए कि वो आपसे आंसर क्या चाहता है। हम लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा सेकंड है, रशिंग। क्या होता है, हम लोगों ने जैसे ही देखा क्वेश्चन और हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, बनाते ही चले जा रहे हैं, फटाफट स्पीड में बना रहे हैं, हमने उस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े। तो ये गलतियां हमसे होती है, इवन सबसे होती है, आपसे भी हो रही है, कोई बात नहीं, बट इस चीज का ध्यान रखना है। आप एक ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स
आपके कंपटीशन में है। तो ध्यान रखिए इस चीज का कि हड़बड़ नहीं करनी है, किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं बनाना है। पहले आपको उसके करेक्ट आपको इंस्ट्रक्शन को समझना होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट गलत बनाने से ज्यादा अच्छा है कि उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। ओके, फिर आपका आता है रशिंग नहीं करनी है, फटाफट बनाना स्टार्ट नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाना शुरू करना है। अब आता है पुअर प्रपोर्शन। अब जब हम जल्दबाजी में चीजें बनाते हैं तो हम प्रपोर्शन गलत करना शुरू कर देते हैं। हमने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा ढंग से और हमने ड्राइंग बनाना शुरू कर दी। अब हमने ड्राइंग बनाई तो हम और जल्दी जल्दी करने लगे, अभी तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसका क्या होगा। अब ये दिमाग में चलने लगा, अब ये दिमाग में चला तो हमने प्रपोर्शन गलत बनाना शुरू कर दिया। तो प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आपके प्रपोर्शन बेस्ड होते हैं। तो पहले सोचिए, प्रपोर्शंस करेक्ट बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत पुअर प्रपोर्शन बना के आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं अरे यार इसमें मार्क्स क्यों नहीं मिले मुझे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था, बट आपके प्रपोर्शन गलत हो सकते हैं। अब आता है लैक ऑफ पर्सपेक्टिव। कई बार हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज टफ लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, एक ही मेथड को फॉलो करने लगते हैं, पर्सपेक्टिव का यूज ही नहीं करते कि जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हम जल्द से जल्द दूसरे क्वेश्चन पर आ जाए। तो हम पर्सपेक्टिव को कम से कम चीजों में यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। इन सब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करिए, पहले सब प्लानिंग करिए, देन फिर बनाना स्टार्ट करिए। थर्ड आपका प्रपोर्शन वाइज करेक्ट करिए। अब नेक्स्ट है जो फोर्थ नंबर पे, हर पर्सपेक्टिव का यूज करिए, अलग अलग एंगल का यूज करिए, जिससे चीजें अट्रैक्टिव नजर आएंगी। अब नेक्स्ट है ओवरवर्किंग। क्वेश्चन में 4 चीज पूछी है, कई स्टूडेंट 6 बना के आ जाते हैं। अब 6 तो ठीक है, कुछ तो बहुत ज्यादा बना के, अरे यार ये जगह खाली दिख रही है, ये जगह खाली दिखती है, हाँ ये बना देते हैं, हाँ वो बना देते हैं। यहाँ पर ओवरवर्किंग नजर आती है। उससे क्या होता है, चीजें कैसी दिखना शुरू हो जाती है, आपका मैशी प्रेजेंटेशन हो जाता है, मतलब बहुत मैशी सा लगने लगता है, कैसा हमको खुद ही प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता है। उससे क्या होता है, हमारा नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट में आप प्रोपोर्शंस हमारा जैसे ही बिगड़ना शुरू होता है, तो उससे आपका पूरा का पूरा जो भी है हर एक पार्ट मैशे दिखना शुरू हो जाता है। प्रपोर्शन गलत बन गए हैं तो भी गलत दिखेगा। तो ये मैशे नहीं दिखाना है। वर्क कैसा करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। अब आते हैं इग्नोरिंग अ कंपोजिशन। अब कुछ चीज नहीं समझ में आ रही तो हम कंपोजिशन को कैसे भी फिट कर देते हैं, कहीं कुछ यहाँ रख दिया, किसी ऑब्जेक्ट को वहां रख दिया, क्योंकि 3D कंपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं और जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है, हम लोग कैसे भी चीजों को अरेंज कर देते हैं, हम कंपोज नहीं करते। चाहे वो लोगो डिजाइनिंग का हो, चाहे आपका 2D शेप से बनने वाले और अदर क्वेश्चंस हो, हम क्या करते हैं, प्रपोर्शन गलत कर, वो प्रपोर्शन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन को भी इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा वर्क अच्छा नहीं दिखता। क्या वही चीज है, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट, जो आपकी शेडिंग है, शेडिंग भी हम गलत करते हैं। हमने लाइट सोर्स की स्टडी नहीं करी, हमने कहीं से लाइट दे दी और शेडिंग हम उसके बिल्कुल सामने से करना शुरू कर देते हैं। तो शेडिंग में अगर हम गलती कर रहे हैं, लाइट के अकॉर्डिंग अगर हम शेडिंग नहीं कर रहे, उसके मेथड्स को फॉलो नहीं कर रहे, कहाँ लाइट टोन आनी चाहिए, कहाँ डार्क टोन आनी चाहिए। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 2 या 3 ही टोन में वर्क करके आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वेरिएशन नहीं दिखाई देता। अब आपके जो भी आप 3D कंपोजिशन बनाना चाहते हो, वो एकदम फ्लैट शेडिंग में दिखना शुरू हो जाता है। क्यों दिखता है फ्लैट शेडिंग, क्योंकि आपने वेरिएशंस नहीं यूज किए हैं शेडिंग के, जो हमारे वेरिएशंस होने चाहिए। तो उसकी वजह से भी आपका आपके मार्क्स कट होते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। शेडिंग्स के जो 5 शेडिंग्स के मेथड होते हैं, आपको पहले भी बताया है। आपके हाईलाइट से लेके डार्क टोन तक के आपके टोटल नंबर ऑफ 5 शेड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका हाईलाइट, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट आती है, जहां से हल्की हल्की सी लाइट कम होना शुरू हो जाती है, लाइट टोन। आपकी लाइट टोन के बाद आती है मिडिल टोन के बाद आती है डार्क टोन। और डार्क टोन को बिल्कुल काला बना के नहीं आना है, कई स्टूडेंट पूरा पेंसिल से ताकत लगा देते हैं, जो नहीं करना है, अवॉइड करिए। डार्क टोन है, बट इतनी डार्क टोन नहीं देनी है कि वो बिल्कुल ब्लैक नजर आए, इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब हम आते हैं इसके में, जो आप प्रैक्टिस करते हो, क्या जब अभी आपके पास कुछ टाइम होगा, जिसका सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के बीच में टाइम है,
वो क्या करते हैं, अरे आज ये पढ़ लेते हैं, ड्राइंग कल कर लेंगे, चलो कल कल आते हैं, अब ये पढ़ लेते हैं, अब ड्राइंग परसों करेंगे। ड्राइंग एक ऐसा पार्ट है, अगर आप उसको प्रैक्टिस में डेली नहीं लेकर आएंगे, आपके जो प्रैक्टिस है वो वीक होगी और आपकी लाइन पुअर होना शुरू हो जाएंगी। तो लाइन आपकी पुअर नहीं हो, इसके लिए डेली, चाहे आप कितने भी बिजी हो, 15 to 30 मिनट तो आप निकाल सकते हो पूरे दिन में अपने साथ। आप ट्रेवल कर रहे हो कोई बात नहीं, अपने साथ छोटी सी स्केच बुक कैरी करिए। कहीं पर भी जा रहे हो, मैं शादी में जा रहे हो, कोई एक्सक्यूजेस मत दीजिए, बिकॉज ये आपके कैरियर का सवाल है कि आज मैं यहाँ बिजी था इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। ये खुद से झूठ बोलना होता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमेशा छोटी सी स्केच बुक कैरी करिए और उसमें ड्रॉ करिए हमेशा। कुछ नहीं तो 15 मिनट्स दीजिए। नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो लाइन की प्रैक्टिस करिए, बट डेली प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपने बहुत, अब ये कब आता है, ये तब आता है जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हो। कोई भी हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, अगर वो किसी भी चीज की स्टडी कर रहा है, इवन आप स्कूल में भी देखते हो कि जब आपके टेस्ट होते हैं, तो आप जब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करके जाते हो या समझ कर जाते हो, तो आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हो, अरे आज का तो टेस्ट मैं ऐसे ही दे के आऊंगा। ये कैसे आया? क्योंकि आपने उसकी स्टडी की हुई है। सेम यहाँ पर है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की, तो प्रैक्टिस करने से कभी भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन नहीं होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन नहीं होगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम करते हैं कि इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी, जो हम इतनी मिस्टेक्स ले रहे हैं, तो एग्जाम से पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो हम पहले अब बात करेंगे कि आपको सबसे पहले सिलेबस, सबको पता चल गया होगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आपको फ्रेंडली होना है उस सिलेबस से। जैसे होता है ना, हम अपनी चीजें किसके साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स से ज्यादा हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे सब चीजें बता पा रहे हो। वो क्यों है? क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमारी बातें आगे नहीं करेगा। स्टिल ऐसा ही आपका सिलेबस है। सिलेबस के ऊपर ध्यान रखिए। क्या? मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द नाटा ड्राइंग सिलेबस। अगर आपने बहुत अच्छे से करा है तो आप किन किन टॉपिक पर फोकस करना है आप समझ जाओगे। लाइक कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग, रेंडरिंग, कंपोजिशन, स्केल, प्रोपोर्शन, शेडिंग एंड टेक्निक। डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निक को मिस कर देते हैं। और कैसे टेक्सचर्स को मिस कर देते हैं कि अब टेक्सचर कैसा है, वुड का टेक्सचर कैसे बनेगा, उन्होंने दे दिया वुड का आपको बनाने को, अब आपको याद ही नहीं आ रहा। नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम एक बार उसको देख लीजिए, ताकि आपको रिकॉल हो जाए एग्जाम हॉल में। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले उसमें। नेक्स्ट हमारा है, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस तो हम बहुत जम के कर रहे हैं, बट हम गलती क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की। कैसे? टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, आप डेली के 3 क्वेश्चन उठाइए ना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप अपने 3 क्वेश्चन से उस टाइप से ले लीजिए, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस के टाइम पे जो भी होता है आपका, क्या हो गया आपके प्रैक्टिस में, कि टू इम्प्रूव योर ड्राइंग स्किल, dedicate time to sketching, observing object and the experiment with the different techniques and medium। ये आपके प्रैक्टिस का सेशन। आपको ये चीज करनी है। जब आप ड्रॉ करने बैठते हो, तब आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइम, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, देखो अब हमारे पास इतना टाइम तो बचा नहीं है कि हमें 1 ईयर तक प्रैक्टिस करनी है। अब तो आपको एग्जाम ही देना है ना। तो एग्जाम देने के लिए जिन स्टूडेंट्स का भी टाइम है, तो क्या करो, टाइमर लगाओ, हैबिट में डाल लो। हमें जागना, जगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है ना कि अलार्म बज जाता है। तो अलार्म बजाने के लिए उसका एक टाइमर फिट कर दो। और अब देखो कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 90 मिनट्स है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कितनी देर में आप सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, उसको सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग पूरी बनाइए। ज्यादा टाइम लग रहा है तो देखिए कि मैं इसमें स्पीड को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी टेक्निक या ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव मैं यूज करूँ जो उससे वो जल्द से जल्द बन जाए। या फिर जब मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज ना हो रहा हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे
तो जब प्रैक्टिस के साथ आपका टाइमर भी लगना चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ ड्राइंग बनाए, आप अपने टाइम को लिमिटेड रखिए, क्योंकि 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर। अब 1.5 आवर में आपको कोई चीज करनी है तो आपको कितना टाइम देना है आप समझ लीजिए। उस अकॉर्डिंग 30 मिनट्स का आपका टाइम स्लॉट है। तो आप स्टार्टिंग क्या करोगे, 30 से स्टार्ट करोगे, 30 से आप धीरे धीरे उसको कम करते जाइए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है और जिनके पास नहीं है तो वो उसी में अपने आप को कंप्लीट, कि मैं ऐसे कौन से एरिया को एग्जामिनर को दिखाऊं जिससे मेरा मतलब मुझे मार्क्स ज्यादा मिले। तो टाइमर के लगाइए और अपने प्रैक्टिस में वो चीजें फाइंड आउट करिए जिससे आपको उस क्वेश्चन का सॉलिड आंसर आप उसको प्रोवाइड करा पाओ। तो टाइमर के साथ ही वर्क करना है। आप बल लगा के रखिए, क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं हमें पता नहीं चलता, टाइम इतने स्पीड से निकल जाता है और उतनी स्पीड से हम है ना काम नहीं कर रहे होते हैं। और तो कई बार देखते हैं तो 3 and 4 आवर्स हो गए और हमारी ड्राइंग ही कंप्लीट नहीं हो रही, उसमें भी हम चाय पीने इधर से नहीं। आप एग्जाम को एग्जाम की तरह ही प्रैक्टिस में लेंगे। आप जब इस तरह से काम करोगे आप देखना कितना आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ओके। तो टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करिए और अलार्म लगाइए अपने प्रैक्टिस के ड्यूरेशन कि 30 मिनट्स बाद वो उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाए और वो फटाफट आपको बता दे कि आपने कितना टाइम में आपका कितना स्केच रेडी हुआ है और आपको किस एरिया में जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट लाना है, कौन सा पर्सपेक्टिव गलत कर रहे हो, चीजें क्या कर रहे हो, ये सब चीजें आपकी इसी वजह से इसी एरिया में ज्यादा स्टडी करने को आएंगी। ओके। तो अब नेक्स्ट हम स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जब हमने देख लिया इतना सब, जब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो क्वेश्चन को जब रीड करो तो उसके इंस्ट्रक्शन भी पढ़ो। जैसे कि उन्होंने बोल दिया यूनिटी में बनाना है। ओके। कौन सी कलर स्कीम यूज करनी है। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि भूल गए कि अरे इसमें कलर स्कीम भी दी हुई थी। क्या होता है, हम बहुत हड़बड़ में होते हैं, एग्जाम देना इतना इजी काम नहीं होता है, थोड़ा तो डर रखते ही है। अब डर लग रहा है तो हम चीजों को भूल गए। नोट डाउन करके रखो अपने इंस्ट्रक्शन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को या पॉइंटर्स को, और हर थोड़ी देर में उसमें एग्जाम के टाइम पे एक बार नजर डालते रहो। जो भी क्वेश्चन है निकालो, नहीं निकल रहा खुद से बनाओ, नहीं बन रहा एआई की हेल्प लीजिए। बट क्वेश्चंस का, जो आपने भी क्वेश्चंस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। उनके क्वेश्चन को उसी तरह से फ्रेम रिफ्रेम करिए और उसको अटेम्प्ट करना शुरू करिए। और क्वेश्चन को बनाकर आप जितना टाइमर लगाइए और टाइमर के अकॉर्डिंग अपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो करते हुए वर्क करिए। ओके। तो उसमें क्या क्या चीजें फॉलो होंगी, जैसे आपका स्केल हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, कंपोजिशन हो गया, क्या कौन सा टेक्निकल वर्ड उन्होंने यूज किया है, ये सब चीज आप कंफ्यूज नहीं होना है, नोट डाउन कर लेना है छोटे छोटे से पॉइंटर को और टिक करते जाना है कि हाँ मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। तो ये इस तरह से करेंगे तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपके साइड में इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि ये पॉइंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, प्लान और अप्रोच। एक था ना रश, कि हमने रशिंग करना मतलब हम बहुत स्पीड में क्वेश्चन पढ़ा और हमने बनाना शुरू कर दिया, नहीं। फर्स्ट यू प्लान। आप पहले उसको प्लान करिए कि आपकी अप्रोचिंग क्या होगी, क्या आपका तरीका होगा कि आप उस टाइम पे जैसे टेक अ मोमेंट टू प्लान योर अप्रोच फॉर ईच क्वेश्चन, विजुअलाइज हाउ यू विल टैकल द कंपोजिशन, what a element you will include and how you will extend them। तो अब आप सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया, आप ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग एक तरह के डिजाइनर आर्टिस्ट हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाती है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना और हम उसको इमेजिन करने लगते हैं, सेम यही कंडीशन होती है। अब जब आपके माइंड में कोई इमेजिनेशन या इमेज बनना शुरू हुई तो उसको प्लान करना शुरू करो। अब ये बन रहा है तो उसको ड्रॉ करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने आधे से आधा स्केच बना लिया और आधे आप जाके अटक गए, तो वो अटकने से पहले ही हम उस स्ट्रक्चर को प्लान कर लें, उसके अप्रोचेस को देख लें और साइड में उसके छोटा सा एक की स्केच बना लें। उससे आपको याद रहेगा कि स्केचेस नहीं बना रहे, आपको क्या क्या इमेजिन, जब आप कोई चीज इमेज आपकी रेडी हो रही है माइंड में, तो कुछ तो चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती है ना। जैसे आंखें बंद करते तो मैं कुछ कुछ चीजें दिखना शुरू, तो फटाफट उसको नोट डाउन कर लो
कि स्केचेस नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको लगता है मेरा पहले वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम चला गया, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ड्रॉ करूं, तो प्लानिंग एरिया को यूज करो, अपने पूरे प्लानर्स पॉइंटर लिख दीजिए और उसको अपने पेंटिंग में ड्रॉ करते टाइम उसके अप्रोचेस का यूज करिए। जितना आप उनका यूज करोगे आप उतना ही अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले वर्क नीट एंड क्लीन और करेक्ट मेथड के साथ बनाना है। कोई भी चीज बनानी है, डार्क लाइन का यूज नहीं करना है। सीध सबसे पहले आप यूज करेंगे, यूज अ लाइट लाइंस। लाइट लाइन को सबसे पहले धीरे धीरे बनाएंगे, देन फिर डार्क करेंगे। पहले से डार्क बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन मैशी हो जाएगा और कैसा, नीट नीट नहीं दिखेगा, क्लीन नजर नहीं आएगा, मेथड्स करेक्ट नहीं समझ आ रहे होंगे, तो यहाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत नीट एंड क्लीन चीजों को बनाने के लिए पहले हम लाइट लाइन का यूज करेंगे, 40-60 रेशियो के प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग बनाएंगे ताकि हम ओवरवर्क ना कर दें। अगर हम ओवरवर्क कर देंगे तो चीजें मैशी दिखना शुरू हो जाएंगी, तो बहुत अच्छे से प्लान करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट हमारी रहेगी अवॉइड द ओवरवर्किंग। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंजाइटी में हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, ओवर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, ये तो बन ही नहीं रहा है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। उससे, ओवर वर्किंग से आपकी मिस्टेक्स ज्यादा बढ़ेंगी। आप जिस चीज को करेक्ट कर रहे हो ना, वो आपकी करेक्ट ना होकर ज्यादा ओवर वर्किंग होना शुरू होने की वजह से क्या होगा, मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। होता है ना, कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर देते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम लर्न नहीं कर पाते, कोई चीज को हम समझ नहीं पाते, हमारे दिमाग में कोई सी चीज एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ओवर वर्किंग कर लिया। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा उस काम को करोगे, एक टाइम में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इस पोजीशन तक ना आओ, अपने आप को ब्रेक दो, मूवी देख लो, खाना खा लो, पानी पी लो, जिससे बात करना अच्छा लगता है उसके साथ बात करिए, और कहीं बाहर घूम कर आ जाइए, वॉक कर कर आ जाइए, छत पर चले जाइए। किस और कुछ नहीं हो रहा है तो कोई मूवी देख लीजिए, कोई कार्टून देख लीजिए, और कुछ छोटी छोटी सी क्लिप देख लीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम में चलाना नहीं तो आप 3-4 घंटे के लिए बिजी हो जाओगे। तो ऐसा काम भी नहीं करना है जहां पे हम ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज है, थोड़ा सा वॉक करिए। वॉक बॉडी की एक्सरसाइज के लिए भी बेस्ट होता है और हम अपना टाइम ज्यादा इधर उधर स्पेंड नहीं करते, हम अपने सीट पर आके बैठ जाते हैं। तो सोशल मीडिया से ज्यादा बेस्ट है थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है, बाहर घूमना है, अपने पेरेंट्स से या अपने सिस्टर से या किसी से बातें करना। तो जितना आप इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व होने के साथ साथ अपने आप को रेस्ट दीजिए, बहुत ज्यादा ओवर वर्किंग मत करिए। ओवर वर्किंग के साथ साथ आप थोड़ा सा खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, ये चीजें नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा यही मिस्टेक करते हैं, स्लीप पूरी नहीं लेते, सोते नहीं है टाइम से, पूरा ऐसा हो जाता है, इससे आप ब्लैंक हो जाओगे। तो वो कंडीशन तक हम नहीं जाए, तो हम छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के ऊपर पहले से ही वर्क करना शुरू कर दें, तो ओवर वर्किंग करने का लोड ही नहीं आएगा हमारे पास अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओवर वर्किंग तब कब करते हैं, जब हमने 4 दिन बर्बाद कर दिए, 5वें दिन के बाद 2 दिन बाद एग्जाम है, तो हम ओवर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस लेकर आइए ड्राइंग की, तो आपको ओवरवर्किंग कभी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर करनी पड़ रही है, किसी रीजन से करनी पड़ रही है, तो अपने आप को रेस्ट देते रहिए। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। प्रैक्टिस के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मॉक। नाटा मॉक अगर आप कहीं से ले सकते हैं या आप मन क्रिएट कर सकते हैं, देखो आप उस लेवल तक का तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, बट अगर आप कहीं से मॉक ले सके या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले सकें, क्योंकि नाटा में जो पहले ड्राइंग आती थी आप ले सकते हो, कुछ क्वेश्चन आप कंपोजिशन के कहीं से बना लिए। क्वेश्चंस को कलेक्ट करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे तो आप क्या होगा, फ्रेंडली हो जाएंगे। किससे? बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप मॉक जैसे सॉल्व आप है ना इनको सॉल्व करते हो। तो जब आप मॉक को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप फ्रेंडली हो रहे होते हो पैटर्न से। कौन से? नाटक के जो एग्जाम का जो पैटर्न है उससे आप फ्रेंडली हो जाते हो, तो इससे क्या होता है, आपको एंजाइटी नहीं होती।
जो घबराहट होती है ना एग्जाम के टाइम पे, अरे यार ये क्या आ गया क्वेश्चन, ये तो मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो गई। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हम उन क्वेश्चन से फ्रेंडली हुए ही नहीं। तो हमेशा मॉक अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। अब टाइम नहीं है प्रैक्टिस का, अब टाइम है क्वेश्चंस को लेकर उनकी प्रैक्टिस करने का और उसमें अपने कम से कम मिस्टेक करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी आपको एग्जाम हॉल में ना हो, उससे पहले फ्रेंडली हो जाइए मॉक को सॉल्व कर करके ड्राइंग के। तो जितने ज्यादा आप इससे फ्रेंडली होंगे, आप उतना अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और कम से कम मिस्टेक्स करके आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग नाटा मॉक ड्राइंग एग्जाम ऑफर सेवरल बेनिफिट्स। हमने सिर्फ एक ही बताया कि एंजाइटी से तो आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि यही चीजें हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देती है एग्जाम हॉल में। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे आज के वीडियो में, और होपफुली कि आगे आप इस चीज़ों को और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है और उनको किस तरह से प्लान करके चलना है कि हमसे ये मिस्टेक्स नहीं हुई, आज के वीडियो में हमने यही कवर किया है। एंड थैंक यू वेरी मच आज के वीडियोस के लिए। और कुछ आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, कुछ आपको क्वेश्चंस लगते हैं कि मुझे पूछना चाहिए, या आपको लगता है कि जिनको एंजाइटी फील हो रहा हो वो भी पूछ सकते हैं कि क्या हो करूं मैम। आप अपने प्रॉब्लम लेकर आइए, हम लोग आपके सॉल्यूशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस करते रहिए, होपफुली कि आज के वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होगा। और अगर तब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।